Okay, so Manish, let's record your final selection in Steel Authority of India Limited. Congratulations to you and thanks a lot for giving your time. Thank you, sir. But it is my pleasure that you are taking. I am giving your. I am attending this interview in front of you. It's my pleasure. Yeah, Manish, we want you to tell us about you first. कि आप कहाँ से हैं, which part of India, graduation आपने कब किया और उसके बाद की जर्नी सेल सिलेक्शन तक की. अच्छा सर, it should be in English or in Hindi or whatever you are comfortable. Whatever you are comfortable, I think it should flow. Okay, sir. Basically, I belong from Bhopal city of Madhya Pradesh. Okay. And I have completed my graduation from Samrat Ashok Technological Institute in electronics instrumentation engineering in 2016. And after that, मतलब 2016 में सर वैसे कि मेरी कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ नहीं था, तो और आईटी से की फील्ड की कंपनीज थी, तो मेरा उसमें प्लेसमेंट हुआ भी नहीं और मेरा मतलब मन भी नहीं था और मेरा हुआ भी नहीं एक्चुअली. तो फिर मैंने सोचा कि टेक्निकल फील्ड के लिए कुछ प्रिपेयर करते हैं. टेक्निकल फील्ड्स के लिए फिर गेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास. मैं इंस्ट्रूमेंटेशन से हूँ तो दूसरे कोई ऑप्शंस होते भी नहीं है. राइट. तो गेट के लिए मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया. तो शुरुआत में 17-18 में मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया. मतलब अच्छा था लेकिन मैं एमटेक कर सकता था, बट पीएसयू नहीं मिल सकता था मुझे. तो फिर 19 में मैंने फाइनल अटेम्प्ट देने का सोचा कि 2019 में फाइनल अटेम्प्ट देता हूँ मैं, कि जो भी है वैसा भी ऐसा करके. तो 19 मैंने फाइनल अटेम्प्ट दिया और मेरा जो रैंक था वो 107 आ गया इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम में. तो 107 रैंक मुझे लगा कि हाँ शायद ठीक है, अब मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा. उस साल मैंने ओएनजीसी का भी इंटरव्यू दिया था. ओएनजीसी में मैं वेटिंग लिस्ट में था, बट मेरा वेटिंग क्लियर नहीं हुआ. और एनटीपीसी में मेरा नहीं हुआ था. और फिर फाइनली सेल था कि हाँ सेल में, लेकिन सेल ने अपना जो रिक्रूटमेंट था वो थोड़ा डिले कर दिया. रिक्रूटमेंट डिले होते होते 2021 में मैं फाइनली सेल में सिलेक्ट हो गया हूँ. ओके. सो मैंने सुना है कि सेल 2018 में निकाला था और फिर काफी डिले हो गया था. नहीं सर, 19 में निकाला. 19 में. और फिर 2 साल के बाद आपको इवेंचुअली जॉब लगा. तो मनीष, ये 2019 में आपने इस एग्जाम को लिखा होगा, तो 19 से लेकर 2021 तक, जब तक आपने सेल का फिर इन्होंने दोबारा आपको कॉल नहीं किया, तब तक क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे थे आप? सर ऐसे कि एमटेक का मेरा मन पहले से नहीं था कि मैं एमटेक नहीं करूंगा ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हो जाएगा. तो मैं एमटेक का ऑप्शन पहले ही मैंने रिजेक्ट कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा. और एक्चुअली मेरा फर्दर स्टडीज करने का मन भी नहीं था कि मैं फर्दर स्टडीज में जाऊँ. तो फिर उस समय तो मैं कुछ कोचिंग वगैरह था और कुछ गाइडेंस देता था. जो मेरे जूनियर्स थे उनको कोचिंग वगैरह पढ़ा रहा था, जो अपना मेरे जो टेक्निकल, हाँ, ताकि मेरा जो फ्लो भी बना रहे और वो करता रहे. और फिर मैंने 2021 में भी गेट दोबारा दिया है. मेरी 87 रैंक है उसमें. ओके. तो आपका जो ग्रेजुएशन ईयर है वो कौन सा है? 2016 सर. 16 से लेके 21 तक आपका इंटर 21 में हुआ. तो ये जो 5 साल का गैप है, ये बहुत बड़ा गैप होता है. तो आपको क्या इंटरव्यू में ये पूछा गया था, एंड अगर पूछा गया तो आपने इसको जस्टिफाई कैसे किया? हाँ सर, 19 से पहले 16 से लेकर 19 तक मैंने कुछ समय एक आध साल मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया है सर. तो ये तो जब मुझसे वहाँ ये पूछा गया था इंटरव्यू, तो मैंने कॉल सेंटर का अपना बताया था उनको. और जो गाइडेंस में उसके बाद जब 19 के बाद जब मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया था, तो मैं अपने जो जूनियर्स को जो मैं गाइडेंस दे रहा था, तो मैंने वो भी वहाँ पे बताया था कि गाइडेंस भी दिया है. फिर फाइनली उन्होंने पूछा था कि अभी तक आपने कहाँ अप्लाई किया है, तो मैंने बताया था कि मैंने ओएनजीसी में अप्लाई किया था और मैं वेटिंग में था. तो शायद पता नहीं इस बात का, मेरे को ऐसा लगा बाहर निकलने का, तो शायद इस चीज़ का गलत इम्पैक्ट ना पड़ जाएगा. हाँ, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हुआ क्योंकि मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है मेरा. तो शायद नेगेटिवली उन्होंने नहीं लिया था उस चीज को. अच्छा मनीष, एक बात कहो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि गैप अगर सर 3 साल 4 साल है तो उसको कैसे जस्टिफाई करें. मैं उनको ये बोलता हूँ कि गैप में सर्टिफिकेट तो वो कभी नहीं देखते, लेकिन ये अगर हम बता दें कि हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, कमा रहे थे, बिजी थे, तो मेरे ख्याल से गैप कवर हो जाता है. आपका इस बारे में क्या मानना है? हाँ सर, गैप कवर हो जाता है. बस मतलब वो कन्विंस हो जाए उस बारे में कि हाँ, मतलब जैसे कि आप मतलब बिल्कुल ही खाली मत बैठो कि हाँ मतलब मेरे पास, मतलब खाली तो मैं भी काफी समय तक बैठा हूँ, लेकिन मैंने 1 साल का वो बताया था कि कॉल सेंटर का मेरा था. और कॉल सेंटर में भी जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि मैंने वहां से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हो गई थी कि मैं बात कर पाता था लोगों से. तो ये काम मुझे जीडीजीटी में बहुत अच्छा, मुझे इसका बोला कि जीडीजीटी में मेरे मतलब जीडीजीटी मुझे अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत एक्सेल किया है वहाँ पे, कि मेरे बराबर के कम ही लोग थे जो इतना अच्छा बोल पा रहे. अच्छा. और उसके बाद ये जो गाइडेंस देता था, इससे मेरा टेक्निकल फील्ड स्ट्रांग हो गया था. तो मतलब मोर और लेस दोनों चीजों ने मुझे सपोर्ट था कि हाँ मेरे प्रिपरेशन के दौरान इस चीज में. तो आप इस चीज को हम बता सकते हैं ऐसे इतना नेगेटिवली वो लोग लेते नहीं, बस ये पूछते हैं कि आप क्या कर रहे थे, क्या नेगेटिवली लेते नहीं. तो अगर आप जस्टिफाई कर देते कि आप कुछ कर रहे थे, अर्न कर रहे थे, तो इट इज ओके. और तो मैंने इसका फिर वो भी दिया ना, दोनों का रीजन भी दिया कि कॉल सेंटर मुझे इससे क्या फायदा हुआ और जूनियर्स को जो मैं पढ़ा रहा था उससे मुझे क्या फायदा हुआ. सही है. तो मुझे
तो मनीष, अच्छा मैंने सुना है कि ये जो आपका सेल है इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, जीडी, जीटी, केस स्टडी और उसके बाद इंटरव्यू होता है। जी तो जी आप जी। हमें थोड़ा सा बताएं कि जीडी, जीटी और केस स्टडी में आपसे क्या पूछा गया था, क्या टॉपिक्स थे? हाँ सर, सर मेरा पहले मेरा पहले ये जो टास्क वाला काम था ये पहले हुआ था, मेरा इंटरव्यू पहले नहीं हुआ था। ओके। बाकी कुछ लोगों का इंटरव्यू पहले हो जाता है, मेरा जीडी, जीटी और केस स्टडी साथ में हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि मेरे जिस दिन मेरा था उस दिन 15 लोग आए थे, तो 15 में से उसको 7 और 8 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। मेरा ग्रुप 8 लोगों का था। तो फिर हम लोग को एक कमरे, मतलब एक रूम ले जाते हैं, वहाँ पे जो अपना पैनल रहेगा जीडी, जीटी वाला वो रहेगा। स्टार्टिंग जीडी से होती है, तो वो पहले ब्रीफिंग दे देते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, जैसे कि बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं करना है, और मतलब नॉर्मली बोलने देना है, सबको मौका देना है, और जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। और एज ए डिस्कशन लेना है उसको, ऐसा ये मतलब लड़ाई की तरह नहीं करना है कि लड़ने लगो, ऐसा नॉर्मल डिस्कशन जैसे आप कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं ऐसा करके लेना। तो मेरा जो जीडी में जो टॉपिक था, टॉपिक सर अभी एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं आ रहा है। हाँ सर, हाँ याद आ गया। उसमें ये था कि जो पार्टीज होती हैं, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये जो एड पे पैसा खर्च करती हैं, तो ये एक्चुअली जो पैसा होता है ये अपना ही होता है, मतलब जो पब्लिक होता है उसी का होता है। तो ये अपने अपने पर्सनली ऐड के लिए खर्च करती है, तो ये सही है कि नहीं, ये टॉपिक था। तो जब भी मैं जीडी देता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं इनिशिएट करूँ, लेकिन वहां पे मैं इनिशिएट कर नहीं पाया था। मतलब उससे पहले एक पर्सन था, उसने कर दिया था। तो मैंने तो सेकंड नंबर पे इनिशिएट किया था, लेकिन मैंने अच्छा खासा मतलब किया था, और मैं अपने जो मेरे पॉइंट्स थे उस पर मैं वो रहा था, स्टिक रहा था कि मैं इस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मतलब जो भी था और प्रॉपर मैंने पॉइंट्स रखे थे। और वहां पे ऐसा भी मुझे से इस बात का भी डर था मुझे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूं या ना लूं। मैंने अंदर जाके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी ले लिए थे, तो उसका असर ऐसा पड़ा नहीं था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं पड़ा होगा, कि वो गलत कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से नाम लेके मैंने बता दिया था। और आखिरी तक मैं अपना जो मेरा स्टैंड था उसमें हाँ मैं लगा रहा कि यही मैं मान रहा हूँ। बाकी लोगों ने अपोज भी किया था मेरी बातों को, लेकिन मैं अड़ा रहा कि नहीं यही है, मेरे हिसाब से तो यही सही है। और आखिरी में कंक्लूड भी शायद मैंने नहीं किया था, किसी और ने कंक्लूड कर दिया था। पर फाइनली कंक्लूजन में अपन को एक एक पॉइंट सबको अपना बताना था, और बाकी एक किसी को सब कुछ कंबाइन करके अपना कंक्लूजन देना। तो हमारा जो जीडी था वो मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट गया था जीडी मेरे ग्रुप में। मेरे से अच्छा शायद ही किसी ने परफॉर्म किया वो जीटी में, मुझे ऐसा लग रहा था। और फिर उसके बाद जीटी था। जीटी में क्या था, जैसे कि सर एक टॉपिक दिया हुआ था, उसमें मतलब टॉपिक भी उन्हीं का दिया हुआ था। फिर उसमें नीचे कुछ वो था, मतलब 4-5 शायद 8 पॉइंट्स थे, उनको प्रायोरिटी वाइज जमाना था कि आप पहले क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे क्या करेंगे। तो उसमें जमाने में भी 2 कॉलम्स थे, एक में आप अपना लिखेंगे कि मैं ये करूंगा। फिर ऐसा होगा कि आप जमा लेंगे, उसके लिए आपको 5-10 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद आपका वो मतलब एक ओपन हो जाएगा, फिर सब डिस्कस करेंगे, फिर आप अलग एक जो कॉलम है उसके अंदर जमाएंगे, फिर देखेंगे कि आपका और ग्रुप का कितना मैच कर रहा है, जो प्रायोरिटीज आपने सेट की। तो वहां भी ऐसा ही था। अभी सर यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था, जब जीटी में तो मेरा थोड़ा सा चला गया था कि मैंने अपने कुछ पॉइंट्स जमा लिए थे। फिर जब भी वो डिस्कशन के लिए वो जब ओपन हुआ, तो फिर मेरे पॉइंट्स को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, जो मतलब कुछ अलग पॉइंट्स बता रहे थे वो, ये फर्स्ट करेंगे। मैं कह रहा था नहीं, इसको फर्स्ट नहीं, इसको फर्स्ट करेंगे। तो लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वहां पे मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि मैं अपने बात में वहां भी मैं अड़ा रहा कि नहीं मैं तो यही करूंगा। जबकि बाकी जो सब थे वो एक तरफ हो गए थे, लेकिन मैं कुछ चीजों पे अड़ा रहा कि 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे, जहां तक मुझे ध्यान है 2 पॉइंट ऐसे थे, इस पर मैं अड़ा रहा कि यही मैं करूंगा, इसको मैं प्रायोरिटी चेंज नहीं करूंगा मैं। तो वो जो मॉडरेटर थे वहां पे, उन्होंने इस चीज को नोटिस कर लिया। उन्होंने बोला भी कि अगर इफ ही इज नॉट एग्रीइंग तो हम नहीं मान सकते कि आपका ग्रुप एक चीज पे एड्रेस है। तो फिर वो दोनों जो पर्टिकुलर पॉइंट्स थे उनको मॉडरेटर नहीं बोला आप इनको कट कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप में एक पर्सन है वो एग्री नहीं कर रहा है आपकी बातों से। और फिर उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा भी था कि आप बाकी पॉइंट से आप एग्री करते हैं ग्रुप के? तो मैंने बोला था हम समवॉट करता हूँ, लेकिन इन दोनों पे तो मैं कैसे भी एग्री नहीं कर सकता। तो वहां भी शायद मुझे फायदा हुआ था, क्योंकि मैंने अपना स्टैंड रखा था कि यही मैं सोचता हूँ और मैं इससे अलग नहीं होऊंगा। और बाकी लोग फिर ऐसा भी था कि वहां पे वोटिंग भी शुरू हो गई थी, जबकि जीटी में वोटिंग नहीं, उन्होंने पहले बता दिया था कि जीटी में आप वोटिंग नहीं करवाएंगे कि कौन किस पॉइंट से, आप अपने वर्बली आप कन्विंस करना है, वोटिंग नहीं करेंगे आप। लेकिन वहां पे वोटिंग शुरू हुई थी, मैंने उसका भी अपोज कर दिया था कि वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वोटिंग की जरूरत नहीं है और हमें इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि वोटिंग नहीं करनी। अच्छा, तो मैंने इस चीज को भी हमें क्लैरिफाई कर दिया था। तो शायद इस चीज का मुझे फायदा हुआ है कि स्टैंड मैंने अपना लिया, ऊपर से जो उन्होंने मना किया था मैंने उस चीज को अपोज भी किया कि आप लोग गलत कर रहे हैं, ये नहीं मत करो। फिर जो आखिरी था वो शायद मेरा थोड़ा कमजोर गया था, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। केस स्टडी था, उसमें केस स्टडी में आपको एक 2 पेज का केस स्टडी दिया जाएगा, फुल इंग्लिश में रिटर्न रहता है वो। उसमें कुछ ऐसा केस स्टडी रहता है कि एक हमारा तो ऐसा कुछ बिजनेस रिलेटेड था कि कहीं पे कोई बिजनेस है वो कुछ घाटे में जा रहा है, तो उसको आप उसको प्रॉफिट में कैसे लाएंगे, बहुत बड़ा केस स्टडी था कुछ। उसके पूरा पढ़िए, आखिरी में 3 क्वेश्चन थे, उसके लास्ट में पेज के लास्ट में 3 क्वेश्चन थे, तो आप पूरा पढ़िए। फिर उसके बाद उन तीनों क्वेश्चंस के मतलब बराबरी, मतलब आप जैसे कि 8 लोग बैठे हुए हैं, तो इंडिविजुअली एक पर्सन को ओपनिंग देनी है कि हाँ, एक पर्सन से ओपनिंग शुरू होगी कि मैंने ये पढ़ा है, मैं इससे क्या समझता हूँ और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मेरे हिसाब से क्या होंगे। ओके।
वो जब तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप दे देंगे तो ऐसे करके इंडिविजुअली पूरे 8 लोगों ने अपना अपना बताया। फिर ऐसा था कि इनका ग्रुप डिस्कशन होगा कि आप लोग जो आंसर आपने दिए हैं वो एक दूसरे से मैच कितना कर रहे हैं। लेकिन हमारा शायद टाइम अप हो गया था, तो जो हमारे जो मॉडरेटर थे उन्हें इंडिविजुअली सबको अपने अपने सॉल्यूशंस दे दिए थे उन क्वेश्चंस के, लेकिन फिर ग्रुप डिस्कशन वहां पे टाइम नहीं मिला था। तो मुझे ऐसा वहां पे ऐसा लगा कि शायद मैंने जो आंसर्स दिए थे वो कम मतलब उतने अच्छे से दे नहीं पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि दोबारा जब डिस्कशन होगा ना अंदर तो मैं और अच्छे से एलेबरेट कर दूंगा। लेकिन वो टाइम शायद अप हो गया तो मुझे टाइम मिला नहीं, तो मैं थोड़ा सा वहां डर गया था कि ये शायद ऐसा ना हो कि मेरे मार्क्स कट जाए क्योंकि मैंने यहाँ पे इतना अच्छा बोला नहीं है। लेकिन फाइनली ये हो कि जब सबने अपना वो दे दिया तो उन्होंने खुद बोला कि टाइम अप हो गया, एक कोई कंक्लूड कर दीजिए। तो फिर मैंने इनिशिएटिव लेके मैंने खुद ही कंक्लूड कर दिया, सबके पॉइंट्स इकट्ठे कर। तो वहां पे शायद मैंने उस चीज को कवर अप कर दिया, क्योंकि मैंने कम शुरुआत में कम बोला था मैंने, तो कवर अप कर दिया मैंने उस चीज को। तो इस हिसाब से केस स्टडी मेरे हिसाब से मेरा सबसे कमजोर था, बाकी जीटी और जीडी मेरा अच्छा गया। तो उसके बाद सर ये हो गया, ये पूरे जो एक्सरसाइज था उसमें कम से कम 1 आवर एंड 45 मिनट्स लग गया था। अच्छा खासा लंबा था ये, आप मान लीजिए 1.5 घंटा तो आराम से लग गया होगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद फिर हमको बाहर जाने और सेकंड ग्रुपिंग किया, हमें बाहर भेज दिया। फिर हमारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ। पर्सनल इंटरव्यू में जनरली उन्होंने यही पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, और आपने अभी इतने सालों में क्या किया है। लेकिन गैप को लेके मैंने उनको बता दिया था, लेकिन गैप को लेके वो इतने मतलब मुझे चिंतित नहीं दिखे थे कि अगर वो मुझसे ज्यादा इतना परेशान हो रहे हो कि आप 4 साल से क्या कर रहे हैं, आपने इतने समय क्या किया है, घर पे क्यों बैठे रहे। तो क्योंकि मैंने 2 चीजें उनको बताई, प्रॉपर उसको जस्टिफिकेशन भी दे दिया। और कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझसे थोड़े अलग पूछ लिए थे जो आज तक मुझसे पूछे नहीं गए थे पहले कभी, लेकिन कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझसे अलग पूछ लिए थे, तो वो रियली अलग था मेरे लिए कि ये मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। जैसे मेरी हॉबीज है, तो मैं हॉबीज पे हर जगह जाके 3 हॉबीज बताता हूँ कि जैसे कि मैं बॉलीवुड मूवीज पसंद करता हूँ, सेकेंड मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, और थर्ड है मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो ज्यादातर मैं जब ये बताता हूँ कहीं पे, तो या तो जो इंटरव्यूअर होता है वो या तो वो पूछने लगते हैं कि आप बुक्स कौन सी पढ़ते हैं, या फिर वो मूवीज पे आ जाते हैं किस टाइप की मूवीज देखते हैं। यहाँ पे स्पेशली वो मेडिटेशन में चले गए कि आपने यंग एज के आपको मेडिटेशन की क्या जरूरत पड़ गई। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर ऐसे कि मेरे को टाइम ज्यादा हो गया है, तो मतलब जैसे कि कॉलेज से पास आउट हुए तो 3-4 साल में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो मैंने इसके लिए कुछ डॉक्टर, मैंने वहाँ, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने वहाँ जाके पता नहीं फ्लो मेरे मुंह से निकल गया कि सर मैंने डॉक्टर से कुछ कंसल्ट किया, उन्होंने मुझसे बोला है कि अगर आप प्रेशर लेते हैं इस चीज का तो आप मेडिटेशन करिए, मेडिकेशन पे मत जाइए। मेडिकेशन से इस चीज सही नहीं है, मेडिटेशन करिए, आपका प्रेशर भी रिलीज होगा और आपके अंदर से मतलब जो भी आप स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी हुई, उन्होंने ये पूछा था। तो मैंने बोला सर वो तो हुई है, क्योंकि पहले रिजल्ट आ नहीं रहा था और अभी रिजल्ट आ गया, मैं यहाँ बैठा हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ऑफकोर्स ये तो हो गया। तो उस पॉइंट को भी मैंने जस्टिफाई कर दिया था वहाँ पे। तो फिर वो उस बात से खुश हो गए थे। फिर बाकी जो थे वो तो मेरे जो टेक्निकल, मेरे जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है उसके टेक्निकल टर्म्स थे कि जो भी मेजरमेंट वगैरह आप कैसे करेंगे, और सेल आप ज्वाइन करेंगे ही ना, आपके पास कोई मतलब ऐसा करके आप ज्वाइन करेंगे, ये कंफर्मेशन उन्होंने जरूर लिया था कि आप ज्वाइन करेंगे क्या। और फिर उन्होंने ये भी पूछा था आप कितने % श्योर हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे उस चीज को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कह लो या ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने उसको 100% बोल दिया था कि मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया था मेरे से अच्छा रैंक सिर्फ 1% का था जिसका मुझसे अच्छा रैंक था, बाकी सेकंड नंबर में मेरा सबसे अच्छा रैंक था। तो मैं ऑलमोस्ट श्योर था कि शायद मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मैंने अंदर ये बोल भी दिया था और उनको ये बताया भी था कि आज मेरे से अच्छा रैंक 1% का है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो उस बारे में भी वो थोड़े से वो हो गए थे कुछ, और मेरे को ऐसा उम्मीद थी कि शायद मेरा इंटरव्यू ज्यादा देर चलेगा, लेकिन मैं 10 मिनट के अंदर ही बाहर आ गया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था 15-20 मिनट चलेगा शायद, लेकिन मैं 10 मिनट। तो मैंने उनको बोला भी कि और मतलब ऐसा कि दैट्स इट, इतना ही इंटरव्यू होगा। उन्होंने कहा दैट्स इट, आप जा सकते हैं। तो इंटरव्यू की लेंथ इज नॉट अ क्राइटेरिया, मतलब जो चेक करना चाहते हैं शायद चेक कर लेते हैं। हाँ वो चेक कर चुके थे, और फिर लेंथ इज नॉट अ क्राइटेरिया। अच्छा मनीष, जो इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के पास क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं गेट के थ्रू? गेट के थ्रू तो सर ऐसे अभी 2021 की बात कर रहा हूँ तो इस साल तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि इस साल इंडियन ऑयल भी रिक्रूट कर रहे हैं, एनटीपीसी रिक्रूट कर रहे हैं, और अभी ओएनजीसी का भी शायद आ गया थोड़े दिन पहले कि वो भी रिक्रूट करेंगे। और लकीली अगर ओएनजीसी रिक्रूट करेगा तो मैं भी अप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि इस साल मेरी रैंक इस बार भी अच्छी 87 रैंक है मेरा। उन्होंने 20 और 21 दोनों के बच्चों को अलाउ किया है शायद। हाँ तो सर ये 3 तो रहते ही हैं कम से कम। और उसके अलावा भी ऐसे कि कोई और दूसरा पीएसयू है, अब तो किसी कुछ पीएसयू अपने एग्जाम्स भी ले रहे हैं। जैसे कि अभी एनएलसी ने लास्ट ईयर लिया था, इस साल एचपीसीएल लेने वाला है। हाँ तो इस टाइप की पीएसयूज भी अपने एग्जाम्स ले लेते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हमेशा रहती हैं। और एमटेक करना एक बुरा ऑप्शन नहीं है, एमटेक करना बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैंने जहाँ ज्वाइन किया हुआ है अभी, मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, वो जेवी है सर, एनटीपीसी का जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी का, वहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो सर वहाँ पे कुछ पर्सन हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन के ही हैं और एमटेक छोड़ कर आए हैं, तो एमटेक में भी अच्छे खासे ऑप्शन रहते हैं।
जो कि मुझे पहले पता नहीं थे। और एक्चुअली ये था कि मैं पर्सनली मैं बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था एमटेक में जाने का, मैं फर्दर स्टडीज करना नहीं चाहता। लेकिन वहाँ ऑप्शंस अच्छे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और रियली पढ़ना चाहते हैं तो रियली ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो मेरे साथ जो पर्सन है जो मेरे साथ जॉब कर रहे हैं वो अभी IIT रोपड़ छोड़ के आए हैं। जबकि IIT रोपड़ बहुत नया IIT, कोई बहुत पुराना IIT नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे 7.5 से अगर ऊपर आपका CGPA है तो डेल, इंटेल, माइक्रोचिप, इस टाइप की कंपनीज आपको रिक्रूट कर लेती है, दैट टू ऑन अ गुड पैकेज। जैसे कि 15 लाख, 14 लाख, 12 लाख, इस टाइप का पैकेज आपको मिल ही जाएगा। लेकिन वहां जाके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सही है, सो दैट इज आल्सो गुड ऑप्शन। अच्छा मनीष, एक मेरे को और बात बताइए, जैसे सेल ने 19 में एग्जाम लिया था और 21 में रिक्रूटमेंट मिला है, और ऐसा भी देखा गया कि बहुत से बच्चे जिनको सेल ने बुलाया था वो ऑलरेडी कहीं ज्वाइन कर चुके थे, तो आए नहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ काफी वैकेंसीज होंगी भी, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल का भी आएगा बच्चों को वैसा अपॉर्चुनिटी जल्दी ही, इस साल या अगले साल? हाँ सर, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो उन्होंने कुछ इस बात का इंडिकेशन दिया था कि 1 साल में वो फिर से रिक्रूटमेंट करेंगे, ऐसा कुछ इंडिकेशन उन्होंने दिया था। और अभी क्योंकि स्टिल में पे रिवीजन होने वाला है, 1-2 महीने में पे रिवीजन हो जाएगा वहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली अपना अगला रिक्रूटमेंट वो निकालने ही वाले, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का हिंट दिया था कि उनको 2021 के थ्रू शायद रिक्रूटमेंट करना है, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट शायद एक ऑप्शन, एक पॉसिबिलिटी है। ग्रेट ग्रेट। तो अभी आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आपका ज्वाइनिंग कब आया है सेल में? सर सेल में मेरा 28 को रिपोर्टिंग है सर, 28 जुलाई। और कौन सा से आपको प्लांट कौन सा मिला है सेल में? सर मुझे भिलाई स्टील प्लांट मिला है। भिलाई स्टील प्लांट मिला। चलो मनीष, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी एंड वी विश यू कीप ऑन गेटिंग द सक्सेस। और इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू।